तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाज़िर हूँ मुंबई से। मुंबई के अंडरवर्ल्ड की एक नई कहानी, नया किस्सा लेके। आज हम बात करेंगे दगड़ी डॉन अरुण गवली की। पहला केस जिसमें उसको सज़ा हुई वो भी उम्र कैद की, और 2008 से लेके आज तक अरुण गवली जेल में है। 13 साल उसको मुंबई की, महाराष्ट्र की अलग अलग जेलों में दिन काटने पड़ रहे हैं। वो ऐसा कौन सा केस था, क्या किस्सा था जिसकी पहली बार उम्र कैद की सज़ा अरुण गवली को देखनी पड़ी, झेलनी पड़ी? और वो किस्सा था शिवसेना के एक म्यूनसिपल कॉरपोरेटर का, जिसका मर्डर हुआ 2007 में, और उसका नाम था कमलाकर जमसंडेकर। अब देखने की बात यह है कि ये पहली बार ऐसा क्या हुआ कि अरुण गवली को उम्र कैद की सज़ा होती है। 1975-76 से करीब अरुण गवली का क्राइम का कैरियर ग्राफ शुरू होता है, और 2007 तक के लंबे समय तक, 2008 के 25 साल वो, 8 साल वो, समझो 32-33 साल उस आदमी ने क्राइम की दुनिया में गुजारे। दगड़ी चाल के किले से अपनी हुकूमत चलाई। इस सज़ा होने के पहले अरुण गवली पे 49 केसेस चल चुके थे, 50 से एक कम, और ये केस 50वां केस था। 49 केसेस में से अरुण गवली को 47 केसेस में जजमेंट आ चुकी थी, जिसमें या तो उसकी बेल हो गई या उसके केसेस खत्म हो गए, गवाह नहीं आए, वो बरी हो गया। दो केस थे, वो चल रहे थे थोड़ी देर पहले तक, ये उसकी अरेस्ट के पहले तक, और 49 50 से एक कम केसेस चलने के बाद भी अरुण गवली को किसी केस में उम्र कैद की सज़ा नहीं हुई। अब देखिए कितना बड़ा क्लाउट होगा, कितना बड़ा उसका एक वकीलों की एक, जहाँ सरकार दरबार में, जहाँ जुडिशरी में, यहाँ उसकी दहशत कि कोई भी शिकायत करता उसके खिलाफ शिकायत लेके कोर्ट में नहीं जाता था। जितने केस हुए वो पुलिस केसेस हुए, पुलिस केसेस में भरी हो गया, क्योंकि जो गवाह थे वो डरते आते नहीं थे, या तो मर जाते थे। तो ये एक कितने बड़े दहशत के माहौल के चलते हुए ऐसा क्या हुआ कि 2007 में उस मर्डर के बाद अरुण गवली की ट्रायल जो 2008 में शुरू होती है, मकोका जैसे सख्त कानून के नीचे, और उस केस में उसको उम्र कैद की सज़ा होती है। स्पेशल कोर्ट जो मकोका कोर्ट थी, उसके फैसले के खिलाफ अरुण गवली हाई कोर्ट में जाता है। डिवीज़न बेंच में अपील चलती है और वो अपील खारिज हो जाती है। हाई कोर्ट एक बार फिर नीचे वाली अदालत के फैसले को सही ठहराता है और अरुण गवली की उम्र कैद को बरकरार रखता है, और उसके साथ जो 11 आरोपी थे उनकी उम्र कैद भी, या डिफरेंट जो 10 साल की सज़ा, 12 साल की सज़ा, 7 साल की सज़ा, वो सब की बरकरार रहती है। तो ये केस बहुत इंटरेस्टिंग केस है अंडरवर्ल्ड की हिस्ट्री में, जहाँ एक कारपोरेटर, तो उसके पहले भी बहुत मरे, शिवसेना के एमएलए भी मारे गए, शिवसेना के और कारपोरेटर भी मारे गए, कम्युनिस्ट पार्टी का एक एमएलए मारा गया, और भी एमएलए, इंडिपेंडेंट एमएलए तक मारे गए, लेकिन किसी केस में अंडरवर्ल्ड के सरगनाओं को सज़ा नहीं हुई। ये पहला केस था जो जिसकी तहकीकात बहुत अच्छे तरीके से की गई, जिसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत आला लेवल पे की गई, जितनी एविडेंस थी वो एंड तक इकट्ठी की गई, और इतनी अच्छी एविडेंस थी कि वो हाई कोर्ट तक बरकरार रही। अब उसकी अपील शायद सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, पिछले साल फाइल हुई थी, ये कोरोना की वजह से शायद आगे हियरिंग नहीं हो सकी। अगर कोई फैसला आया होता तो जरूर पता चल जाता। तो वो केस इसलिए एक जिसको कहते हैं अपने अंजाम तक पहुंचा, वो एक उसका कारण ये भी था कि उसकी पूरी निगरानी उसके ऊपर
उसके ऊपर पूरी जो निगाह रख के बैठे थे वो थे मुंबई पुलिस के एक बहुत आला ऑफिसर जिनका नाम है राकेश मारिया। बहुत बार जिक्र कर चुका हूँ और मुझे लगता है कई बार जब मैं इस केस के बारे में सोचता हूँ कि अगर राकेश मारिया की जगह कोई और ऑफिसर होता तो शायद ये केस अपने इस मुकाम तक नहीं पहुँचता जिस मुकाम तक ये पहुँचा फाइनली। अब मैं बताता हूँ कि वो आदमी का शख्स कौन था जिसके मर्डर के लिए इस अरुण गवली को उम्र कैद की सज़ा होती है। उस शख्स का नाम कमलाकर जमसांडेकर। मुंबई में अंधेरी ईस्ट में एक इलाका है जहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। उस रोड को साकी नाका रोड भी कहते हैं। साकी नाका के थोड़ा आगे एक असल्फा गांव है। एक ज़माने में अंडरवर्ल्ड के बहुत सारे जो कारिंदे थे वो असल्फा गांव में पनाह लिया करते थे, जैसे चबूर का घाटला विलेज, सायन का प्रतीक्षा नगर, मटुंगा का धारावी। ये कुछ इलाके थे जहाँ अगरीपाड़ा की बीआईटी चौल जिनका हमने काफ़ी जिक्र किया पिछले दिनों में, तो असल्फा विलेज भी एक बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड के क्रिमिनल्स का एक ज़माने में केंद्र रहा है। खतरनाक इलाका, छोटे क्राइम से लेकर बड़े क्राइम तक हर किस्म का जुर्म वहाँ उस इलाके में होता था। और वो इलाका जो है वो घाटकोपर वेस्ट में भी पड़ता है और उसको अंधेरी ईस्ट भी कह देते हैं। तो वो जो इलाका है सल्फा विलेज, उसमें थोड़ा अगर हम साकी नाका से आगे जाते हैं तो लेफ़्ट साइड में एक छोटी सी लेन जाती है अंदर जिसको मोहिली लेन बोलते हैं, MOHILI, मोहिली लेन। उस मोहिली लेन में जमसांडेकर का घर हुआ करता था, छोटा सा बंगला था और वो पहली बार कारपोरेटर जीत के आए थे 2007 में शिवसेना की टिकट पे। और उनके मुकाबले में एक शख्स जो इलेक्शन लड़ा था उसका नाम था अजीत राणे। अजीत राणे अरुण गवली की जो पॉलिटिकल पार्टी थी अखिल भारतीय सेना, उसका एक करेंदा था, वर्कर था और वो लीडर भी था, सेक्रेटरी था शायद। और जो उनका कामगार विंग था, एक अखिल भारतीय कामगार सेना, उसका भी कोई ऑफिसर था। और उस शख्स को लगता था कि मैं, और वो ज़माना था जब अरुण गवली पहली बार MLA भी बना था उस इलेक्शन में, जो असेंबली की इलेक्शन हुई थी। अपनी पार्टी की तरफ से अरुण गवली MLA जीता था और उसकी बेटी जो थी वो उसी पार्टी की टिकट पे कारपोरेशन की इलेक्शन जीती थी, गीता गवली। और इस तरह से काफ़ी सारे उसके लोग खड़े हुए थे इलेक्शन में। एक तो और भी शायद कारपोरेटर जीते थे, लेकिन ये अजीत राणे नाम का शख्स जो रत्नागिरी इलाके का रहने वाला था, उसी इलाके का कनकावली कोंकण का, जहाँ के एक हमारे पुराने मुख्यमंत्री नारायण राणे जो महाराष्ट्र के रहे हैं वो भी उसी गांव के थे, उसी इलाके का ही रहने वाला था। और ये आदमी अरुण गवली के काफ़ी करीब था। इलेक्शन लड़ा शिवसेना के कैंडिडेट के खिलाफ, जमसांडेकर के खिलाफ, और बुरी तरह हार गया। और इसको लगा कि ये इलेक्शन अभी मैं हार गया, अगली इलेक्शन जो है वो जीतने तक मुझे कोई स्कोप नहीं लगता कि अगली इलेक्शन भी मैं जीत सकूंगा, क्योंकि जमसांडेकर की एज उस टाइम पे 42 साल की थी, कंपैरेटिवली यंग पॉलिटिशियन था। उसके रिटायर होने के जब कुछ और चांसेस कम थे, तो उसको लगा अजीत राणे को कि मेरा पॉलिटिकल फ्यूचर जो है वो आगे के लिए बहुत ख़राब हो जाएगा अगर इस शख्स को रास्ते से नहीं हटाया गया। और उसी चक्कर में जब इस फराक में था कि कमलाकर को कैसे रास्ते से हटाया जाए, उसकी मुलाकात दो इंसानों से होती है, दो शख्स उसको मिलते हैं, जिनमें एक का नाम साहेब राव भाई टाड़े, वो पूना का रहने वाला था, और दूसरा सूर्यकांत सुर्वे। ये लोग उस इलाके में बिल्डर थे, प्रॉपर्टी का काम करते थे, रीडेवलपमेंट का काम करते थे। और वो लोग भी जमसांडेकर से थोड़ा दुखी थे, क्योंकि वो इनकी जो एक्टिविटी थी, इलीगल एक्टिविटीज़, उनको चेक करता था। और मैं आपको बता दूं कि मुंबई में कारपोरेटर की बहुत बड़ी हस्ती होती है। जो मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का बजट है वो हिंदुस्तान की काफ़ी सारी स्टेट्स, जैसे हरियाणा हुआ या गोवा हुआ या मणिपुर त्रिपुरा हुआ,
उनसे हमारी कॉरपोरेशन का एनुअल बजट इन स्टेट के बजट से कहीं ज़्यादा है। और एक कॉरपोरेटर को करोड़ों रुपए का फंड उसको 5 साल में मिलता है, जो उसकी मर्जी से उसके इलाके में खर्च किया जाता है। और काफ़ी सारी आमदन के साधन आपके इलाके में जो भी कार्रवाई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है करती है, उसका कहीं ना कहीं कुछ हिस्सा वो कॉरपोरेटर तक पहुंचता है ऑटोमेटिकली, आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मुंबई में एक मखौल है कि एक साइकिल वाला कॉरपोरेटर अगर गरीब आदमी कॉरपोरेटर बन जाए तो 2 महीने में उसके पास मोटरसाइकिल आ जाता है, 4 महीने के बाद उसके पास छोटी गाड़ी आएगी, 6 महीने में उसके पास SUV होगी, और 1 साल के बाद उसके PA के पास एक मर्सिडीज गाड़ी होगी। तो ये एक माहौल बना हुआ है। इतना पैसा कॉरपोरेटर अगर चाहे तो वो कमाता है, और अक्सर कुछ लोगों को छोड़ के बाकी कॉरपोरेटर साहब इस किस्म का पैसा कमाते हैं अपने उस कॉरपोरेटर होने की वजह से। तो ये एक लालच था अजीत राणे के दिल में कि मेरी जो एक तो कमाई होनी थी 5 साल वो गई, और दूसरा इस आदमी के जल्दी जाने के आसार नहीं लगते, तो मेरा पॉलिटिकल फ्यूचर खतरे में है। वो 2 बिल्डर्स को इससे तकलीफ थी, तो तीनों ने मिल के एक प्लानिंग की। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मुंबई हाई कोर्ट के वो 2 जजेस जो थे, जस्टिस धर्माधिकारी और जस्टिस जोशी, उनकी जो खंडपीठ थी उसमें जो जजमेंट दिया उन्होंने, उसमें ये सब बातें लिखी हुई हैं। तो जजमेंट के मुताबिक इन तीनों ने प्लानिंग बनाया कि इसको अपने रास्ते से हटाया जाए, इसको मार दिया जाए। अजीत सुरवे क्योंकि अजीत राणे क्योंकि अरुण गवली की पार्टी में काम करता था, दगड़ी चाल में उसका आना जाना रहता था। दगड़ी चाल में जिस बिल्डिंग में अरुण गवली रहता है उसके ग्राउंड फ्लोर पे अखिल भारतीय सेना का ऑफिस था, उसके ऊपर एक सेकंड फ्लोर पे ऑफिस था। तो फर्स्ट फ्लोर पे और 4th फ्लोर पे, 3rd फ्लोर पे अरुण गवली की रेजिडेंस थी। तो दगड़ी चाल के अंदर के बात है ये। तो उस आदमी ने इन दोनों को साथ में लेके अरुण गवली के साथ बात की कि उस फलां आदमी को अपने रास्ते से हटाना है। तो बात आगे बढ़ी तो 30 लाख में फैसला हुआ। ये भी जजमेंट में लिखा हुआ है कि 30 लाख रुपए की सुपारी उन बिल्डर लोगों ने अरुण गवली को दी, और उस 30 लाख के बदले में अरुण गवली ने अपने आदमी भेज के कमलाकर जमसांडेकर की हत्या करवाई 3 मार्च 2007 को। तो ये शुरुआती उसकी बैकग्राउंड थी। अब इस केस को सिद्ध करने के लिए पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन चली वो 1 साल तक लंबी चली। उसी दौरान पहले तो जो केस साकेना का पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुआ IPC की धाराओं के नीचे, उसके बाद जब क्राइम ब्रांच ने टेक ओवर किया और केस की इम्पोर्टेंस को समझा तो मकोका लगाने का फैसला लिया गया। मकोका के लिए जो ग्राउंड्स तैयार की मुंबई पुलिस ने क्राइम ब्रांच में, जिसके जॉइंट कमिश्नर थे राकेश मारिया, उसमें बड़े सनसनीखेज खुलासे हुए उस इन्वेस्टिगेशन में, जिन सब का जिक्र भी हाई कोर्ट की इस जजमेंट में बाकायदा किया गया है। सबसे बड़ा खुलासा था कि दगड़ी चाल के अंदर 2 घर थे। एक घर अरुण गवली के नाम पे था, दूसरा उसका राइट हैंड मैन जो है सुनील घाटे उसके नाम पे था। वो 2 छोटे छोटे घर थे 380 स्क्वायर फुट के। उसकी बीच वाली दीवार को गिरा के दोनों घर को कॉमन करके एक बड़ा कमरा बनाया गया था। उस कमरे का नाम रखा गया था जो हम भजनाची खोली, मतलब भजन करने वाला कमरा, वो कमरा जिसमें भजन किया जाता है। लेकिन इसका मतलब कुछ और है। वो ये हाईकोर्ट की जजमेंट में लिखा हुआ कि असल में उस कमरे में भजन नहीं होता था, वहाँ पे बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, केबल ऑपरेटर्स और ऐसे लोगों का जो जिनको उठा के लाया जाता था दगड़ी चाल में, उनसे पैसा वसूलने के लिए उनकी जो परेड होती थी, उनसे जो वहाँ पे मारा जाता था, वो असल में वो भजन होता था। तो वो एक टॉर्चर चैम्बर थी
एक एक्सटॉर्शन रूम था जहाँ पे लोगों को मार पीट के अपनी टर्म से उनको मनाया जाता था। ये बात भी जजमेंट में लिखी हुई है। तो उसी कमरे में ये लोग जो थे जिनमें मनोज कुलकर्णी का मर्डर हुआ, सदानंद शेट्टी का मर्डर हुआ, ये सब उसी कमरे में इनकी पिटाई हुई थी। भजना की खोली, भजन करने वाला कमरा, इस किस्म का भजन होता था वहाँ पे। उसके साथ ही पुलिस को 3 लोग ऐसे मिले जिन्होंने कन्फेशनल स्टेटमेंट दी अपनी, इकबालिया बयान दिया, जिसमें उन्होंने सब बताया कि हम कैसे पैसा लेके इसका जो पैसे की डिलीवरी कैसे हुई, जो वो हथियार खरीदा गया था उसको मारने के लिए वो कहाँ से खरीदा गया, और जो डे टू डे एक्सपेंसेस, रोज़ाना जो खर्चा होता था दगड़ी चाल में, उसकी डायरी 3-4 मिली पुलिस को। डायरी में डेट वाइज लिखा हुआ था कि इतना पैसा फलां आदमी से आया, इतना पैसा हमने इतने पैसे की गाड़ी खरीदी, इतने पैसे का हमने वर्कर्स को तनख्वाह दी, इतना पैसा वकील को दिया गया, इतना पैसा किसको दिया गया। वो पूरी लेजर जो होती है, वही खाता जो होता है, वो 3 वही खाते पुलिस को उस रेड के दौरान मिले। और वो तीनों लोगों ने, उसमें 30 लाख की एंट्री भी थी, उसमें कुछ खर्चा किया गया था वो भी उसमें एंटर था। तो उस आदमी ने इकबालिया बयान दिया कि ये डायरीज मैं मेंटेन करता था और अरुण गवली इस डायरीज को समय समय पे देखता रहता था कि कितना पैसा आया है, कितना गया है, उसका बयान था। फिर उस आदमी का बयान हो गया जिसने वो जो देसी कट्टा था वो 8 बोर का वो खरीदा था और गोलियां खरीदी थी चलाने वाली, तो वो उसका इकबालिया बयान हो गया। और तीसरा जिस आदमी ने किलर्स को हायर किया था, जिन 4 लोगों ने को बाहर से मंगवाया गया था जमसाड़ेकर को मारने के लिए, उसका एक इकबालिया बयान। तो 3 बड़े लोगों की कन्फेशनल स्टेटमेंट मकोका कोर्ट के सामने, जज के सामने रिकॉर्ड की गई। तो आपको मालूम होगा कि मकोका कोर्ट में के अंदर जो स्टेटमेंट दी जाती है मजिस्ट्रेट के सामने, उसको आप वो एक पीस ऑफ एविडेंस गिनी जाती है। भले आप उसको बाद में वापस ले लो, आप भले आप बोलो कि पुलिस ने ज़बरदस्ती मेरे से लिखवाई, लेकिन वो कोर्ट जो स्टेटमेंट है वो पीस ऑफ एविडेंस रहती है। आप वो कर सकते हो, लेकिन स्टेटमेंट अपनी जगह पे वो स्टैंड करती है। तो ये एक बहुत बड़ा एक क्लॉज है मकोका कोर्ट की एक्ट की, जिसके नीचे अंडरवर्ल्ड को काफ़ी नुकसान भुगतना पड़ा है। तो वो तरह से, और हाई कोर्ट की जजमेंट में ये भी लिखा गया कि जो अखिल भारतीय सेना है वो एक ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल सिंडिकेट है, कि पहली बार इतनी सख्त शब्दावली एक कोर्ट में 2 जजेस ने हाई कोर्ट के अपनी जजमेंट में लिखी कि क्राइम ब्रांच ने ये सिद्ध कर दिया कि अखिल भारतीय सेना जो है वो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल सिंडिकेट है। तो इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है वो दगड़ी चाल से ऑपरेट किया जाता है। तो इन सारी जो एविडेंस थी उसको लेके जो स्पेशल कोर्ट थी मकोका कोर्ट, उसने 11 लोगों को इसमें उम्र कैद की सज़ा दी, जिसमें एक्यूज नंबर 1 अरुण गवली था। उसको एमएलए होते हुए भी 2008 में अरेस्ट किया और उसके एमएलएशिप के होते हुए उसको सज़ा हुई और उस आदमी को जेल में जाना पड़ा, आज तक जेल में है। तो ये एक बहुत बड़ा केस था जिसने पहली बार अरुण गवली को इस बात का रियलाइज़ करवाया कि कानून के हाथ लंबे ही नहीं, बहुत खतरनाक भी होते हैं। और मारिया के हाथ शायद बाकी लोगों से ज़्यादा लंबे हैं, लंबा चौड़ा आदमी है, और पहली बार इतनी मेहनत करके, इतनी एविडेंस जो थी वो इकट्ठी करके, और उसको हाई कोर्ट तक स्टैंड जो हो सकी, खड़ी रह सकी पूरी एविडेंस। और जो जमसाड़ेकर के जो गवाह थे, जिनमें उसको जब मारा बहुत बेरहमी से मारा उसको, जो 4 आदमी हायर किए गए उनमें से 3-4 कज़न्स थे आपस में। गिरी उनका सरनेम था, एक चौथा आदमी कुछ और था, 3 गिरी थे, अजीत गिरी, दूसरा गिरी, तीसरा गिरी। उनको चारों को वहाँ पे लेके जाया गया
जमसाडेकर के घर पे। दो आदमी बाहर खड़े रहे। जमसाडेकर अपने कमरे में टीवी देख रहा था कोई न्यूज़ चैनल पे। उसके साथ वाले कमरे में उसकी भांजी मनाली, उसका नाम था, मिताली जब मनाली, वो अपना किचन में काम कर रही थी। अचानक उसने उसको लगा कि कुछ पटाखे चल रहे हैं। वो जब भाग के आई दूसरे कमरे में तो देखा तो कमला करके एक सर पे गोली जो अंदर फंसी हुई थी, जब हॉस्पिटल में लेके गए पोस्टमार्टम के टाइम पे उसके दिमाग से वो गोली निकाली गई। और दोनों आदमियों ने वो जो 4-5 गोलियां मारी, जमसाडेकर की जगह पे मौत होती है और ये दोनों आदमी भाग जाते हैं बाहर से। लेकिन वो भागते हुए लोगों को उसकी भांजी ने देख लिया था एंड शी वॉज अ प्राइम विटनेस। और वहाँ से एक और काम जो क्राइम ब्रांच ने अच्छा किया था, वो जो टेलीफोन कन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग थी, जो पोजीशनिंग थी क्रिमिनल्स की, वो पूरी बिल्कुल मैच की टाइम टू टाइम। जैसे जब वो 3 लोग पैसा लेके अरुण गवली को देने आए थे, उस दिन उनकी प्रेजेंस दगड़ी चाल में और जो टॉवर के थ्रू CDR जो पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, उसमें वो टाइमिंग मैच करती थी कि देखो इतने बजे इनकी जो लोकेशन थी वो टेक्निकल सर्वेलेंस के मुताबिक दगड़ी चाल की थी। उसके बाद वहाँ से मर्डर करने के बाद जिस मोबाइल फ़ोन से उन्होंने फ़ोन किया कि काम हो गया है, वो उसकी जो उनकी जो लोकेशन थी टॉवर के मुताबिक वो बिल्कुल जमसाडेकर के घर के पास की दिखाई गई थी। तो बहुत लंबा चौड़ा क्राइम ब्रांच ने मेहनत की और उनकी मेहनत कामयाब हुई। तो ये किस्सा था जो 49 क्राइम्स में इन्वॉल्व होने के बाद पहली बार जो अरुण गवली को उम्र कैद की सज़ा होती है, उसका किस्सा। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए सबका शुक्रिया, धन्यवाद।